मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का जो हमारा डीएनवाईटी क्लास है उसका टॉपिक है हाइड्रोथेरेपी। ठीक है। अब हाइड्रोथेरेपी में अभी तक हम लोग देख रहे थे इरिगेशन, तो काफ़ी सारे हमने अलग अलग पार्ट्स के इरिगेशन देखे हैं। ईयर इरिगेशन देखा है, आई इरिगेशन देखा है, फिर स्टमक इरिगेशन देखा है। ऐसे अलग अलग पार्ट के हमने इरिगेशन देखे हैं। मतलब अलग अलग पार्ट का हम सफाई कैसे करेंगे पानी की मदद से, ये देखा है हमने हाइड्रोथेरेपी में, इरिगेशन में। ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इरिगेशन में का, जिसका नाम है कोलन इरिगेशन। ओके। कोलन इरिगेशन को और दूसरी तरफ से बोलते हैं एनिमा। अब कोलन इरिगेशन तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन एनिमा मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। एनिमा जो देते हैं हम लोग, उसी को हम लोग हाइड्रोथेरेपी में कोलन इरिगेशन बोलते हैं। मतलब कोलन की साफ सफाई, जो कोलन जिसकी हम लोग बॉडी को बाहर से क्लींस करते हैं, तो उसी तरह हमें कोलन को अंदर से भी क्लींस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। तो अब कोलन इरिगेशन में क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले जानेंगे कि कोलन इरिगेशन क्या है, फिर उसके टाइप्स कौन से हैं, फिर उसका प्रोसीजर क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज कोलन इरिगेशन में देखने वाले हैं। अब एनिमा है क्या, अगर इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ऐसा होगा, एनिमा इज डिफाइंड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर into the colon through anus with the help of enema tube to stimulate the evacuation of bowel or bowel cleanse for therapeutic purpose। मतलब कोलन में क्या करें हम लोग, पानी इंट्रोड्यूस करें, एक पर्टिकुलर अमाउंट में पानी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं हमारे गुदा द्वारे, एनस थ्रू। ठीक है। एक एनिमा ट्यूब की मदद से, ताकि अंदर की क्लींजिंग हो सके, हमारा जो बॉवेल मूवमेंट है वो ठीक से हो सके, और बॉवेल का जो इवैक्यूएशन, मतलब जो भी हमें स्टूल जमा है, जो मल जमा है, उसको बाहर निकाल सके, तो इसे कहते हैं एनिमा। ठीक है। अब बॉवेल मूवमेंट क्या है, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। बॉवेल मूवमेंट क्या है, बॉवेल मतलब हमारा इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लॉन्ग इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, दोनों को हम लोग मिलाकर बोलते हैं बॉवेल। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बॉवेल और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बॉवेल। जो हमारी आंत होती है उसे हम लोग बॉवेल बोलते हैं, और उसकी होने वाली मूवमेंट, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स बोलते हैं। ठीक है। इसे दूसरा नाम पेरिस्टेल्सिस भी है, पेरिस्टेल्सिस भी बोलते हैं, लेकिन ये बॉवेल से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसे बॉवेल मूवमेंट बोल रहे हैं। ठीक है। तो एनिमा का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, कि हमारी जो बॉवेल मूवमेंट है उसको रेगुलर कर सके, और उसमें जो भी गंदगी है, जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी फॉरेन मैटर है, उसको बाहर निकाल सके। ठीक है। अब इसमें एनिमा में होता क्या है कि जनरली पेशेंट हमारे पास जो आते हैं, तो 99% पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं। तो उसकी तकलीफ मैक्सिमम लोगों को है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, यंग एज हो, ओल्ड एज हो, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मतलब लोग हो, सभी को कॉन्स्टिपेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, किसी को कम प्रमाण में होता है, किसी को ज़्यादा प्रमाण में होता है, किसी का कॉन्स्टिपेशन पता चलता है, किसी का पता नहीं चलता है। तो अलग अलग सबका प्रॉब्लम है, या जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन मैक्सिमम सभी को होता है। ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, मेनली हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, जिसे हम लोग हिंदी में कब्ज बोलते हैं, मतलब स्टूल पास नहीं होता है इसमें। जो हम लोग मल निष्कासन करते हैं सुबह के वक्त, तो मल निष्कासन नहीं होता है, कभी एक दिन, 2 दिन या 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा भी इसमें मल निष्कासन नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। अब ये एक पार्ट हो गया, लेकिन अगर दूसरी पार्ट में हम लोग देखेंगे, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका मल निष्कासन नहीं होता है, 1 दिन 2 दिन, लेकिन फिर भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। मतलब अगर स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये डायग्नोस नहीं कर सकते, ये निदान नहीं लगा सकते कि उसे कॉन्स्टिपेशन है।
लेकिन कई बार अगर जो रोज़ रेगुलरली मल निष्कासन कर रहे हैं, रोज़ स्टूल पास कर रहे हैं, तो भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मतलब इसमें से हम लोग क्या एग्जामिन करते हैं कि पेशेंट को रेगुलर स्टूल पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मतलब अब उसके साइन एंड सिम्टम्स पे, उसको होने वाली तकलीफ़ें या फिर उसको होने वाली बीमारियों पे से हमें ये निदान लगाना पड़ेगा, ये डायग्नोस करना पड़ेगा कि इसे कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। ठीक है, तो इसका निदान लगाने के लिए कई सारी टेस्ट की जाती है, कई सारे एक्सरे किए जाते हैं, अलग अलग प्रोसीजर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनिमा में हमें देखना है कि कॉन्स्टिपेशन के वक्त हमें कैसे एनिमा यूज़ होता है। किसका माइक्रोफोन ऑफ है, ऑन है? रमेश, आपका माइक्रोफोन जी ऑन है? सर। प्लीज़ माइक्रोफोन ऑन मत करिए, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होगा और मुझे भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है कि जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसको हम लोग माउथ में, मुंह में चबा रहे हैं। ठीक है, उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जो भी फूड खाते हैं हम लोग, फिर वो जाता है हमारे स्टमक में, वहाँ ब्रेक डाउन होता है, वहाँ गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, फिर डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, फिर उसका मिक्सचर होता है वहाँ पे और ब्रेक डाउन होता है फूड का, फिर वो आगे जाता है डिओडेनम में, फिर वहाँ पे पैनक्रेटिक जूस आएगा, बाइल जूस आएगा, फिर वो आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में, वहाँ पे ऑल न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और वो जाके मिलेगा हमारी ब्लड स्ट्रीम में, मतलब रक्त वाहिनियों में, और फिर पूरे बॉडी में हमारे वो सर्कुलेट होगा। ठीक है, फिर उसमें से जो बचा हुआ है, मतलब जो फूड खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया छोटी आंत ने, अब जो मटेरियल बचा है, जो सब्सटेंस बचा है, वो जाता है बड़ी आंत में, ताकि उसमें का एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अब बड़ी आंत में क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब होगा, और फिर जो बचा हुआ जो सब्सटेंस है उसे हम लोग बोलते हैं स्टूल, मतलब मल, वो जाता है हमारे एनस थ्रू बाहर। ठीक है, अब होता क्या है, जब हमें कॉन्स्टिपेशन होगा तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो बड़ी आंत है उसका मूवमेंट ठीक से नहीं होता है, उसका फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता है, और उसकी वजह से हमारी आंतों की जो मूवमेंट है उसका ठीक से ना होने की वजह से वहाँ पे जो सब्सटेंस जो बचा है, जो स्टूल फॉर्म में है, वो वहाँ पे जमा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है बड़ी आंत में। ठीक है, अब बड़ी आंत का काम क्या है, जब तक वहाँ पे स्टूल रहेगा उसमें से पानी एब्जॉर्ब होते रहेगा, क्योंकि उसका वर्क ही वही है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना। लेकिन अगर हमारा बड़ी आंत जो है उसका मूवमेंट अगर ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जो स्टूल वहाँ पे जमा है वो आगे प्रमोट नहीं होगा, उसकी मूवमेंट आगे नहीं है जाएंगी, वो वही जमा रहेगा। ठीक है, और उसमें से जो वाटर है वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब होते रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब होने की वजह से जो स्टूल है वो कड़क होने लगेगा, वो हार्ड होने लगेगा, और फिर उसमें डिफ़िकल्टी आएंगी बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिपेशन। अब एक कॉन्स्टिपेशन सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता है, तो आगे चलकर वहाँ पे ब्लॉकेजेस होते हैं, फिर वहाँ पे फॉरेन मैटर की वजह से, टॉक्सिन की वजह से वहाँ पे सड़न तैयार होती है, डैमेजेस होते हैं, मतलब अलग अलग बीमारी की यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था इसके पहले जब हमने हेल्थ हाइजीन स्टार्ट किया था, तो उसकी जो प्रिंसिपल देखे थे हमने, तो उसमें पढ़ा था हमने कि फॉरेन मैटर इज़ द कॉज ऑफ ऑल डिसीज़। मतलब बाहर से जो भी बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, वो हमारे डिसीज़ का कारण नहीं है। मेन कारण क्या है, जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स है, फॉरेन मैटर है, जिसको हम लोग हिंदी में बाह्य पदार्थ बोलते हैं, विजातीय पदार्थ बोलते हैं, तो वही एक कारण है जो सभी बीमारियों को आमंत्रित करता है। ठीक है, और इसीलिए दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ओरिजिन ऑफ ऑल डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। मतलब जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं हमारी बॉडी में, सबका ओरिजिन कहाँ से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। क्योंकि अगर हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं तो जो हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो अच्छा पोषक तत्व एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। लेकिन
अगर हम लोग कंटेमिनेटेड खा रहे हैं, संक्रमित खा रहे हैं, तो वही टॉक्सिन्स और फॉरेन मैटर एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां होगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो फॉरेन मैटर है उसमें का, वही सभी बीमारियों का ओरिजिन है। ठीक है, इसीलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, और एनिमा इसको क्लींस करने का काम करता है। मतलब जब भी एनिमा लिया जाता है तो हमारी जो कोलन है वो क्लींस होती है, वो साफ़ होती है। ठीक है, अब जैसे कि आपको बताया मैंने कि कोलन से ही, मतलब जहाँ पे फॉरेन मैटर जमा हो रहा है वहीं से हर बीमारी का उगम होता है। तो कौन सी बीमारियाँ होंगी, जैसे कि मसला आउट होना, डिजीनेस आना मतलब चक्कर आना, फिर नौसिया, ब्लोटिंग, ब्लीचिंग, मतलब हर बीमारियाँ जो अलग अलग हमारे पार्ट्स में होती है, अलग अलग ऑर्गन्स में होती है, तो सभी बीमारी का उगम कहाँ से है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम से ही है, ये फॉरेन मैटर से ही है। ठीक है, तो इसीलिए एनिमा एक बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारे बॉडी क्लींजिंग में, हमारे कोलन की क्लींजिंग में। ठीक है, इसलिए एनिमा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है हमारे नेचुरोपैथी में। कोई भी जब पेशेंट हमारे पास आता है, कोई भी बीमारी उसे हो, तो सबसे पहले जब हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका एनिमा दिया जाता है, ताकि उसकी जो बड़ी आंत है, जो डाइजेस्ट सिस्टम है, वो क्लींस हो सके। क्योंकि अगर हमारी बड़ी आंत जो कोलन है, अगर वो क्लींस अगर हो गई तो आधी बीमारियां वही उसकी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एनिमा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। अब अगर हम लोग एनिमा का टाइप्स अगर देखते हैं तो इसके कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि थेरेपेटिक एनिमा है, डायग्नोस्टिक एनिमा है, फिर रिटेंशन एनिमा है, और क्लींस एनिमा है। ऐसे अलग अलग कई सारे टाइप के एनिमा हैं। लेकिन हमारे जब नेचुरोपैथी में हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें दो बहुत महत्व के एनिमा है। फर्स्ट है क्लींजिंग एनिमा, और सेकंड है रिटेंशन एनिमा। ठीक है, अब क्लींस एनिमा क्या है? क्लींस एनिमा है जिसमें पानी का यूज़ किया जाता है, या फिर पानी वाटर बेस्ड सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, पानी को अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे कोलन में, और तुरंत उसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जो भी अंदर इन्फेक्शन हो, अंदर जो भी फॉरेन मैटर अटका है, या फिर जो स्टूल है, उसको बाहर निकाल सके। तो यह है क्लींजिंग, मतलब हमारी आंत की क्लींजिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। और रिटेंशन क्या है? रिटेंशन में ऐसे लिक्विड यूज़ किए जाते हैं जो अंदर जाकर स्टूल को नॉर्मल कर सके, मतलब उसको लूज़ कर सके। जैसे कि जब भी हम लोग रिटेंशन टाइप के एनिमा लेंगे तो ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग लिक्विड इंट्रोड्यूस करेंगे और उसे कुछ वक्त तक अंदर ही रहने देंगे। जैसे कम से कम 15 मिनट्स तक आता है, या उससे ज़्यादा रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कॉज। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लिक्विड अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको 15 मिनट्स या उससे ज़्यादा 20 मिनट्स रखेंगे, ताकि जो हमारे स्टूल है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, या फिर जो हमारी आंत को जो चिपके हुए फॉरेन मैटर है और जो भी स्टूल है जो चिपका है, वो वहाँ पे लूज़ होकर पानी के साथ, या फिर जो भी लिक्विड हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ वो बाहर निकल जाए। तो इतना ही ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लींस एनिमा। इसको क्लींजिंग एनिमा भी बोला जाता है, क्योंकि वो हमारी आंत को क्लींस कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें होता है वाटर एनिमा, या फिर सलाइन वाटर एनिमा। ठीक है, मतलब हम लोग सादे पानी का भी एनिमा दे सकते हैं, या फिर सलाइन वाटर, मतलब जिसमें थोड़ा सा नमक मिला हो, जिसे हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। जो काला नमक है वो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है कि पानी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, लूक वार्म। ठीक है, फिर उसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून या फिर हाफ टी स्पून वो उसमें पानी में डाला जाता है। मतलब अगर 1 लीटर हमने पानी लिया तो उसमें 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट डाल देंगे हम लोग, और फिर उसको कोलन में इंट्रोड्यूस करके, मतलब कोलन में छोड़कर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा।
ताकि उसका जो कोलन है वो क्लींस हो सके। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे कोलन के क्लींजिंग के लिए, मतलब ये नॉर्मल पानी है, इसमें कुछ ऐड नहीं किया है हमने। ठीक है, तो ये नॉर्मली कब यूज़ करते हैं, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है जिसको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, अदर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, मतलब उसके जो कोलन है उसको सिर्फ साफ़ करना है, तो ऐसे टाइम हम लोग नॉर्मल पानी लेंगे या फिर सलाइन वाटर लेंगे। ठीक है, और उसको एनिमा दिया जाएगा। तो ये है फर्स्ट टाइप। अब देखिए, जितने भी टाइप के एनिमा है सभी में जो उसका प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, सिर्फ उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो कंटेंट है वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि सेकंड है नीम वाटर। अब नीम वाटर कब दिया जाता है, जब भी पेशेंट को एसिडिटी हो या एसिड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ इन्फेक्शन अगर है, तो ऐसे टाइम नीम वाटर एनिमा दिया जाता है। ठीक है, नीम वाटर एनिमा में क्या करेंगे, जो नीम के लीव्स है, जो नीम ट्री होता है ना, तो उसके लीव्स तोड़कर उसको पानी में बॉईल कर दिया जाएगा। फिर पानी को ठंडा करके, ठंडा मतलब लुक वार्म, जिसे हम लोग कोमट पानी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल उसको ठंडा करके फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब हमारे कोलन में छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी अंदर इन्फेक्शन होगा या फिर जो भी उसको पेन रहेगा वो सब उससे साथ निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भी पेशेंट हमारे पास ऐसा आ रहा है जिसको इन्फेक्शन हुआ है, होता है ना बहुत बार पेशेंट को इन्फेक्शन होते हैं, अगर हम लोग क्लीन शौचालय यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो भी टॉयलेट्स अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं अगर वो क्लीन नहीं है, तो ऐसे टाइम क्या होता है, हमारे एनस थ्रू, मतलब हमारे गुदा द्वारे कुछ बैक्टीरिया एंटर करते हैं, और ऐसे टाइम यहाँ पे इन्फेक्शन तैयार होता है। वो हमारे जो भी बैक्टीरिया एंटर कर रहा है वो हमारे बड़ी आंत की जो लेयर है, मतलब जो इनर लेयर होती है बड़ी आंत की, उसको वो डैमेज करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो ऐसे टाइम नीम वाटर एनिमा बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब इसमें थर्ड टाइप है, वो है लेमन वाटर एनिमा। अब देखिए, लेमन कब यूज़ करेंगे, जब भी हमें एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अब देखिए, लेमन जो है वो उसका जो नेचर है वो एसिडिक है, लेकिन जब उसको वाटर में मिक्स किया जाता है, उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, उसका डाइजेशन होता है, तो वो अल्कलाइन नेचर में आ जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग उसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो उसका नेचर अल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग जब उसका एनिमा देंगे तो जो भी एसिडिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो हमारे कोलन का पीएच है, वो उसको अल्कलाइन कर देगा, उसको नॉर्मल कर देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत दिनों तक अगर रहा तो वहाँ पे ड्राइनेस आता है, मतलब हमारी जो बड़ी आंत है वो ड्राई हो जाती है। तो ऐसे टाइम क्या होगा, वहाँ पे ड्राइनेस से रिलेटेड मतलब वहाँ पे इरिटेशन होगे, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, या फिर इरिटेशंस की वजह से गैसेस भी तैयार होती है, क्योंकि जो स्टूल है हमारा, जो मल है वो एक ही जगह जमा है, और जब वो एक ही जगह जमा रहता है वो सड़ने लगेगा और उसमें से कई सारे गैसेस निकलेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें हम लोग लेमन जूस वाटर का एनिमा दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ थर्ड टाइप। अब इसमें फोर्थ टाइप है जिसका नाम है इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट एनिमा। अब इप्सम सॉल्ट हमने हाइड्रोथेरेपी में देखा है, जब भी हम लोग कोई पैक देते हैं या फिर बाथ देते हैं तो उसमें इप्सम सॉल्ट डालते हैं, तो इप्सम सॉल्ट का एनिमा भी दिया जाता है। इप्सम सॉल्ट क्या है, इप्सम सॉल्ट एक केमिकल कंपाउंड है जिसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पानी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और उसमें 1 टीस्पून ये इप्सम सॉल्ट डाल देंगे। तो क्या होगा, जो इप्सम सॉल्ट में जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, हमारे जो आंत है उसको रिलैक्स करेगा। ठीक है, और जो हमारा स्टूल वहाँ पे सख्त हो गया है, जो वहाँ पे फर्मनेस हो गया है, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, उसको वो लूज़ करेगा, मतलब एज अ लैक्सेटिव ये काम करेगा। अब बहुत बार जब एलोपैथी की हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो क्या करते हैं, हम लैक्सेटिव्स लेते हैं ताकि हमारा जो स्टूल है वो नॉर्मल हो सके, लूज हो सके और उसका निष्कासन हो सके ठीक से।
तो यहाँ पर जब हम लोग इप्सम सॉल्ट का एनिमा लेंगे तो क्या होगा, उसमें जो मैग्नीशियम है वो एज अ लैक्सेटिव काम करेगा। मतलब हमारे जो स्टूल है, जो मल है, जो सख्त हो गया है, उसको लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इप्सम सॉल्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ इसमें प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पेन है या फिर इन्फ्लामेशन है उसको भी वो कम करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब भी हमारी बड़ी आंत का इन्फेक्शन होता है या फिर वहाँ पे जब ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं तो उसका इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग आएंगी, पेन रहेगा, रेडनेस रहेगा, जो अंदर की जो लेयर है वो डैमेज होती रहेंगी। तो ये सब चीज़ें होती है इन्फ्लामेशन में। तो जब भी हम लोग इप्सम सॉल्ट एनिमा देते हैं तो अगर कोई इन्फ्लामेशन है या फिर कोई इन्फेक्शन अगर है तो उसको भी वो कम कर देगा। ठीक है, तो ये था इप्सम सॉल्ट एनिमा। अब ये 4 टाइप है हमारे क्लींजिंग एनिमा में। अब इसके साथ साथ कई सारे लिक्विड है जो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, लेकिन मेनली हम लोग ये 4 ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप जिसका नाम है रिटेंशन एनिमा। ठीक है, अब रिटेंशन एनिमा में क्या बताया आपको मैंने कि ये एनिमा एनिमा में क्या होगा, हम लोग जो लिक्विड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी पानी हम लोग छोड़ रहे हैं या फिर अदर जो भी लिक्विड तरल पदार्थ हम लोग छोड़ रहे हैं, तो उसको कुछ देर तक अंदर होल्ड करके रखेंगे, कम से कम 15 मिनट्स, या फिर उससे ज़्यादा अगर हमें कंट्रोल हो रहा है तो 20 to 25 मिनट्स भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे एम क्या है कि जो भी अंदर चिकट पदार्थ है तो उसको लूज़ करें और बाहर निकालें। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे कि बलगम है, जो म्यूकस होता है वो हमारी बड़ी आंत को चिपक के रहता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये रिटेंशन एनिमा लेंगे, इसके टाइप्स के जो एनिमा लेंगे, तो क्या होगा, जो भी गर्म की वजह से वो जो म्यूकस है वो पिघल जाएगा और वो लिक्विड में डिज़ोल्व होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, या फिर इसके अलावा जैसे कि मैदा होता है, मैदा क्या होता है कि वो पूरी तरह से डाइजेस्ट कभी नहीं होता है, वो हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत में जाकर चिपक जाता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम भी हम लोग रिटेंशन एनिमा ले सकते हैं, क्योंकि रिटेंशन एनिमा क्या करेगा, वहाँ पे वो चीज़ों को डिज़ोल्व करेगा, उसको लूज़ करेगा और शरीर से बाहर निकालेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ कई बार जो टॉक्सिन्स होते हैं या फिर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हमने डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ा था, एक बैक्टीरिया कॉमनली होता है जो हमारे डाइजेस्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स डिसीजेस तैयार करता है, जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, या शॉर्ट में उसको एच पाइलोरी भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है, हमारी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसके इनर लेयर में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पे डैमेज शुरू करता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम जो रिटेंशन एनिमा है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो इसका रिटेंशन एनिमा का यूज़ क्या क्या है, पहले तो जो भी कोलन में ख़राब वस्तुएं है जो चिपक कर है उसको वो क्लींस कर रहा है, और उसके साथ साथ वहाँ पे 15 to 20 मिनट स्टे करके जो भी चीज़ें अटकी हुई है हमारी बड़ी आंत में उसको वो डिज़ोल्व करके, उसको लूज़ करके बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एक एनिमा होता है, वो होता है मिनरल ऑयल एनिमा। अब मिनरल ऑयल किस एनिमा क्यों दिया जाता है, जब भी हमारे आंत में ड्राइनेस आ जाए, जैसे आपको मैंने बताया कि जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो वहाँ पे ड्राइनेस आता है, क्योंकि हमारी जो बड़ी आंत है वो एक्स्ट्रा वाटर, उसमें से एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर ले रही है, तो वहाँ पे वाटर का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और वो जो स्टूल है, जो मल है, वो कड़क हो जाएगा। ऐसे में हमारी बड़ी आंत में ड्राइनेस आता है, और ड्राइनेस होने की वजह से वहाँ पे इरिटेशंस होते हैं। इरिटेशन मतलब जो अंदर ही लेयर है बड़ी आंत की, वहाँ पे इरिटेशन होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे आगे चलकर और ज़्यादा डैमेज बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये मिनरल ऑयल एनिमा देकर वहाँ पे मॉइस्ट करना पड़ेगा हमारी बड़ी आंत को, वहाँ पे उसको वेट करना पड़ेगा और स्टिमुलेट करना पड़ेगा। ठीक है,
ऑयल की वजह से क्या होगा, वो लुब्रिकेट हो जाएगा, मतलब जिसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो नॉर्मल लेवल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी ऐसी बहुत ज़्यादा अगर ड्राइनेस अगर हो गया है, जब भी बहुत ज़्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन अगर है, तो ऐसे में मिनरल ऑयल एनिमा दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो भी हम लोग ऑयल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी बड़ी आंत है वो लुब्रिकेट हो जाए। ठीक है, वो स्टिमुलेट हो जाए, और जो भी हमें मल फंसा हुआ है या फिर जो भी टॉक्सिन्स है, फॉरेन मैटर है, वो बड़ी आंत से बाहर निकल सके। ठीक है, अब ऐसे में मैक्सिमम टाइम हम लोग ऑलिव ऑयल का यूज़ किए करते हैं। अदर ऑयल भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑलिव ऑयल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बड़ी आंत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, तो मिनरल ऑयल में हम लोग मैक्सिमम ऑलिव ऑयल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड इसमें है कॉफ़ी एनिमा। अब कॉफ़ी एनिमा बहुत रेयरली दिया जाता है, ये मैक्सिमम कैंसरस पेशेंट को दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो कॉफ़ी होती है हमारी, वो कॉफ़ी को पानी में मिलाकर उसको हमारी बड़ी आंत में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब कॉफ़ी में क्या है, कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स है, कैफीन है, तो ये क्या करेगा, जो अंदर इन्फेक्शन अगर हुआ है, या फिर कई बार क्या होता है जो बाइल प्रोडक्ट है, बाइल क्या है, ये हमने जॉइंटिस में देखा था। मतलब जब भी हमारे आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है, बाइल, बिलिरुबिन। ठीक है, और वो बिलिरुबिन जाकर हमारे बाइल डक्ट में बैठ जाता है, और वो ठीक से बाहर निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमें पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो बाइल है, जो एक्स्ट्रा बाइल हमें बाहर निकलना चाहिए, वो हमारे बड़ी आंत में बैठ जाएगा, वो वहाँ पे अटक जाएगा। तो बाइल, एक्स्ट्रा बाइल को बाहर निकालने के लिए भी हम लोग कॉफ़ी एनिमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉफ़ी क्या करेगा, अंदर जाकर जो बाइल है उसको डिज़ोल्व करके उसको मिलाकर वो बाहर निकालेगा। इसीलिए मैक्सिमम जब भी कोई पेशेंट को कैंसर है, कोलन कैंसर है, या फिर कुछ लेडीज़ जो प्रेग्नेंट्स है, तो ऐसे लेडीज़ को भी ये कॉफ़ी एनिमा दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा बाइल है वो बाहर निकल सके। अब इसमें थर्ड टाइप है जिसका नाम है हर्बल एनिमा। अब हर्बल में क्या करते हैं, बहुत अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो उसका एक्सट्रैक्ट एक इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी बड़ी आंत में। जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि जिंजर है, तो उसका भी रस हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब जिसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हो, एंटी फंक्शन इन्फेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हो, ऐसे चीज़ों को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब क्या है, जो भी इन्फ्लामेशन हमारे बड़ी आंत में हुआ है तो उसको कम करने वाला, या फिर जो भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए हम लोग एंटी इन्फेक्शनल यूज़ करते हैं। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटी बैक्टीरियल हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो जैसे हमारी कंडीशन है, जैसे हमारी बीमारी है, उसके हिसाब से इसमें प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो कॉमनली इसमें यूज़ किया जाता है वो होता है त्रिफला। ठीक है, अब त्रिफला मतलब क्या क्या है, एक तो आंवला है, एक है बीबी टेटस, फिर एक है हेरिटेकिस। ये तीन चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में मैक्सिमम क्या होता है, वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होती है। ठीक है, हमने जैसे कि पढ़ा था इससे पहले, वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम लोग त्रिदोषा भी बोलते हैं, जिसके इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ने लगता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग त्रिफला एनिमा लेंगे। मतलब ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं इसको पाउडर में फॉर्म में लेकर पानी में उबालेंगे, फिर उसको ठंडा करके उसका एनिमा लिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं त्रिफला एनिमा। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वात है, पित्त है, कफ है, ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है,
कई सारी हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो न्यूट्रिशंस चाहिए, तो उसको भी वो नॉर्मल करता है, उसको भी फुलफिल करता है। ठीक है। तो जब भी हम हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन अगर ज़्यादा प्रमाण में हो गया है, कुछ इन्फ्लामेशन ज़्यादा प्रमाण में हो गया है, या फिर हमारी बॉडी का वात पित्त कफ है वो इम्बैलेंस हो गया है, तो ऐसे में हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप हर्बल एनिमा लीजिए। मतलब ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स का एनिमा है वो लीजिए। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है प्रोबायोटिक एनिमा। अब प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं। गट बैक्टीरिया क्या है? मतलब हमारे पेट के बैक्टीरिया। ठीक है। तो उसमें भी कई बार इन्फ्लामेशन होता है, उसमें अलग अलग बैक्टीरिया, बाहर के बैक्टीरिया आकर उस पर अटैक करते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स है जैसे कि योगर्ट, बटर मिल्क, इन सभी चीज़ों की मदद से हम लोग कुछ बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब हमारे कोलन में इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो बैड बैक्टीरिया है उसको किल करेंगे। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे प्रोबायोटिक एनिमा, मतलब जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है या फिर जो बटर मिल्क है वो इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होता है तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के जो खराब बैक्टीरिया है, मतलब जो कोलन में बैड बैक्टीरिया है उसको किल करेंगे। उसी तरह बटर मिल्क मतलब छाछ, उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कॉमनली होता है लैक्टोकोकस, ये नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे कोलन को क्लींस करेगा, और जो भी यहाँ पे फॉरेन मैटर है, टॉक्सिन्स है या बैड बैक्टीरिया है उसको वो किल करेगा। ठीक है। तो प्रोबायोटिक में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कुछ लिक्विड यूज करेंगे जिसमें गुड बैक्टीरिया हो, और उसको फिर हम लोग पानी में मिलाकर, वाटर सॉल्यूशन के साथ मिलाकर हमारे कोलन में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके। तो इससे क्या होगा, जो भी कोलन में गंदगी है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वो सब यहाँ पे क्लींस हो जाएगा। मतलब कई बार क्या होता है, लूज मोशन अगर लगे हैं तो लूज मोशन के वक्त हम लोग एनिमा नहीं देते, लेकिन लूज मोशन जब थोड़े से ठीक होते आए तो उसके बाद हम लोग इसका बटर मिल्क का एनिमा दे सकते हैं, ताकि जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे एंटर किया है, इन्फेक्ट किया है, उसको हम लोग बाहर निकाल सके। ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ एनिमा, क्लींजिंग एनिमा और सेकेंड था रिटेंशन एनिमा। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हमें एनिमा देना है। तो सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग वाटर का या फिर जो भी सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका टेम्परेचर ध्यान रखते हैं। तो इसको हॉट वाटर से लेके न्यूट्रल वाटर तक हमें यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। अगर पेशेंट वीक है तो वहाँ पे लूक वार्म वाटर यूज करिए, या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो उस टाइम भी हमें लूक वार्म वाटर यूज करना है, या फिर पेशेंट के आंत में, मतलब जो कोलन है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो ऐसे टाइम भी हमें लूक वार्म वाटर यूज करना है। ऐसे में हॉट वाटर यूज नहीं करना है। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया है या फिर उसे नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे में हम लोग हॉट वाटर यूज कर सकते हैं। अब हॉट वाटर भी हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं यूज करना है। ठीक है। हमें पहले चेक करना है कि जो पेशेंट है उसको वो सहन कर पाता है क्या, बियर कर पाता है क्या, उसके बाद ही एनिमा देना है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से हैंड वॉश कर लेंगे खुद के। फिर बाद में जो भी इक्विपमेंट्स, मतलब एनिमा पॉट है, एनिमा ट्यूब है, या फिर जो भी हम लोग जार यूज कर रहे हैं जिसमें हम लोग अब इसका सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, इन सभी चीजों को क्लींस कर लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे, उसको एंटी बैक्टीरियल कर लेंगे, मतलब उसका जितने भी बैक्टीरियाज है उसको किल करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद हमें एनिमा पॉट अटैच करना है। ओके। हमें खुद हैंड ग्लोव्स पहनना है, और फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने हैं। अब इंस्ट्रक्शन क्या देंगे हम लोग, इंस्ट्रक्शन में हम लोग ये बताएंगे कि हम लोग एनिमा में क्या क्या करने वाले हैं। जैसे कि पेशेंट को पहले बताएंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो एनिमा ट्यूब है वो उनके एनस में डालने वाले हैं।
जो उनका गुदा द्वार है उससे हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, ताकि जो भी हम लोग लिक्विड यूज कर रहे हैं वो उनके कोलन में जा सके। ठीक है। अब एनिमा देते वक्त क्या करना है, पेशेंट को लंबी गहरी सांस लेना है, और जो एनल मसल्स है, मतलब जो गुदा द्वार के पास के जो स्नायु है उसको रिलैक्स करना है, ताकि जो एनिमा ट्यूब है वो अच्छे से इंसर्ट हो सके, अच्छे से अंदर जा सके। ठीक है। फिर उसको इंसर्ट करने के बाद पेशेंट को बताना है कि आप एंटी क्लॉकवाइज हमारे अपने खुद के पेट पे हाथ घुमाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी इंसर्ट हो। ठीक है। अब जब पेशेंट लेटेगा तो लेटते वक्त उसको बताना है पोस्चर कैसे हो। जैसे कि सबसे कॉमन पोस्चर होता है लेफ्ट करवट पे। ठीक है। लेफ्ट करवट पे सीधा लेटना है, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रखना है और राइट लेग फोल्डेड रखना है। तो ये पोस्चर सबसे कॉमन है, ये पोस्चर पेशेंट को बताना है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसके अदर पोस्चर हम लोग उसे बता सकते हैं। ठीक है। फिर पेशेंट को नेक्स्ट स्टेप बताना है कि जब हम लोग पानी इंट्रोड्यूस करेंगे तो जब भी आपको पानी मतलब अंदर मोशन की फीलिंग आए, या फिर जो भी पानी इंट्रोड्यूस हो रहा है अंदर वो अगर कंट्रोल ना हो तो हमें तुरंत बताएं, ताकि हम लोग जो एनिमा ट्यूब है उसको रिमूव कर सके और आप वॉशरूम जा सके। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें एनिमा देने के पहले ही पेशेंट को बताना है। इससे क्या होगा, पेशेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है सब चीजें कि क्या प्रोसीजर हो रही है मेरे साथ। ठीक है। इसीलिए एनिमा स्टार्ट करने के पहले ही उसे सब इंस्ट्रक्शन बताने हैं, और आप एनिमा में क्या क्या करने वाले हो वो सब चीजें उसको बतानी है। ठीक है। अब इसके बाद भी हमें एनिमा स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, एनिमा पॉट फिल कर दीजिए, जो भी लिक्विड आप देने वाले हो, नीम वाटर का देने वाले हो, कॉफी का देने वाले हो, बटर मिल्क का देने वाले हो, या जो भी। ठीक है। फिर इसको फिलअप करना है। फिर जो एनिमा ट्यूब का जो नोजल होता है, मतलब जो एंड आप लोग इंसर्ट करने वाले हो, उसको लुब्रिकेट करना है ऑयल से, मतलब उसको ऑयल अप्लाई करना है, ताकि वो एनस थ्रू, मतलब जो गुदा द्वार है वो अच्छी तरह से आसानी से वो अंदर जा सके। ठीक है। फिर बाद में पेशेंट को बोलना आप लंबी गहरी सांस लीजिए, और वो जो नोजल है, मतलब एनिमा ट्यूब का जो वन एंड है वो इंसर्ट करना है। ठीक है। अब इसके आगे के इंस्ट्रक्शन हमने जो पेशेंट है उसको बता दिए। अब इसमें क्या होगा, हम लोग नॉर्मली 1 लीटर वाटर लेते हैं, 1000 ml वाटर लेते हैं। ठीक है। अब कुछ पेशेंट 1000 ml वाटर पूरा अंदर ले लेते हैं, उन्हें कुछ तकलीफ नहीं होती है। कुछ पेशेंट तो उससे ज़्यादा भी लेते हैं, 1200 1500 भी ले लेते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट क्या रहेगा, कुछ पेशेंट को 800 ml 700 ml पानी जाते ही उन्हें कंट्रोल नहीं होगा। तो हमें तुरंत जो एनिमेटिव है उसको रिमूव करना है और पेशेंट को वॉशरूम भेजना है। ठीक है। ये हुआ एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या होगा कि हमने 1000 ml वाटर दे दिया, 1200 दे दिया, 1500 दे दिया, लेकिन फिर भी पेशेंट को मोशन की फीलिंग नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं देना है, मैक्सिमम 1500 देना है। फिर पेशेंट को बोलना है कि आप फास्ट वॉकिंग करिए। फास्ट वॉकिंग से भी नहीं आ रहा है तो एक आसन बताना है जिसका नाम है उत्कट आसन, मतलब चेयर पोज। जैसे हम लोग चेयर पे बैठते हैं ना, वैसे हम लोग पैरों पे खड़े रहकर चेयर पोज करना है, जिसकी वजह से हमारे कोलन पे, हमारे इंटेस्टाइन पे प्रेशर आएगा और उसे मोशंस के फीलिंग आएंगे और वो मोशन के लिए जाएगा। ठीक है। अब ये पूरा पार्ट हो गया एक जो है क्लींजिंग एनिमा में। ठीक है। अब सेकंड है रिटेंशन एनिमा। रिटेंशन एनिमा में पूरी प्रोसीजर सेम रहेंगी, सिर्फ क्या होगा, जो जब हम लोग लिक्विड इंट्रोड्यूस करते हैं, जो भी सबसे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको वहां पे होल्ड करने लगाना है 15 to 20 मिनट्स के लिए, और उसके बाद उसे वॉशरूम भेजना है। बस इतना सा चेंज यहाँ पे रहेगा, बाकी सब प्रोसीजर सेम रहेंगी। ठीक है। अब पेशेंट को हमने एनिमा दे दिया, वो वॉशरूम जाकर आ गया, फ्रेश हो गया। इसके बाद पेशेंट को 5 to 10 मिनट्स रिलैक्स करने के लिए बोलना है, क्योंकि हो सकता है बहुत से पेशेंट यहाँ पे हल्टिंग हो जाए, थोड़े से वीक फील करे, क्योंकि बहुत सा पानी वहाँ पे मिस जो हमारे बॉडी में एंटर था वो निकल गया है। ओके।
या फिर कुछ पेशेंट को बार बार फीलिंग आती है मोशंस क्लियर करने के लिए, तो इसलिए उन्हें कहना है कि एनिमा लेने के बाद 5 to 10 मिनट्स आप रेस्ट करिए और उसके बाद भी अगर अदर ट्रीटमेंट हो तो वो दीजिए या फिर पेशेंट का एंड करिए, मतलब उन्हें रिलैक्स करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया एनिमा का प्रोसीजर कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। एनिमा जब लेते हैं उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो सबसे मेन बेनिफिट इसमें है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसमें भी अगर क्रोनिक पेशेंट है तो सबसे पहले एनिमा ही उसे देना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ पेशेंट के अगर कोलन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो ऐसे पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं। अगर उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मतलब कोलन का इन्फ्लामेशन होता है, उसकी जो आंत है वहाँ पे डैमेजेस होते हैं, तो ऐसे इसमें हम लोग उसे बता सकते हैं। ठीक है, किसी को अगर पाइल्स की तकलीफ है, मुड़व्याध की तकलीफ है, तो उसे हम लोग बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेशियल इम्पेक्शन। फेशियल इम्पेक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बताया ब्लॉकेजेस, बताया मैंने, जो स्टूल है वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, मतलब वहाँ पे अटक जाता है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं फेशियल इम्पेक्शन। तो ऐसे में भी हम लोग एनिमा सजेस्ट करते हैं। तो इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अगर गैसेस अगर हो रही है तो ऐसे पेशेंट को हम लोग बताएंगे। अब एक्सेसिव ऑफ गैसेस हम लोग कैसे पता करेंगे, जिसको भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा गैसेस बनती है पेट में, तो ऐसे पेशेंट को ब्लॉटिंग होगा, ब्लीचिंग होगा। ब्लीचिंग मतलब क्या है, डकार आना बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर ब्लॉटिंग मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा पेट भरा भरा लगना, थोड़ा सा भी जब हम लोग खाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वापस आ रहा है, मतलब पेट भरा ही लगता है, तो ये बोलते हैं ब्लॉटिंग। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एनिमा दे सकते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर हमें जो भी टॉक्सिन्स हमारे बड़ी आंत में है या फिर जो भी फॉरेन मैटर है उसको रिमूव करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे नेचुरोपैथी में। अब इसे एलोपैथी में भी यूज किया था या अदर पैथी में भी यूज किया जाता है। कब यूज करते हैं, तो ये डायग्नोस्टिक के टाइम, मतलब कोई भी चीज जैसे कोलोनोस्कोपी करते हैं, तो उस टाइम कोलोनोस्कोपी में क्या करते हैं कि एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जिसके टिप पे कैमरा होता है, वो एनस थ्रू इंसर्ट करते हैं और अंदर जो कोलन है उसका एग्जामिन करते हैं। तो अगर वहाँ पे अगर स्टूल अगर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फंस गया है, स्टक हो गया है, तो ऐसे टाइम क्या करेंगे, पहले एनिमा देंगे और उसके बाद फिर कोलोनोस्कोपी करेंगे। तो डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोसिस जब भी करना है तो ऐसी कंडीशन में भी एनिमा देते हैं। या फिर कोई प्रकार के अगर टेस्ट करने हैं या फिर कोई सर्जरी करनी है, तो इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए भी पहले एनिमा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स है। अब इसके अलावा कई सारे बेनिफिट्स है, मतलब हर पेशेंट का बीमारी अलग रहेगा और उसके हिसाब से हम लोग इसको एनिमा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कोलन इरिगेशन है वो टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर हमारा आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।